नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 23 जून है और इंदौर में आज 2 बजे के लगभग पूरे शहर भर में एक बार झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि ये मानसून के बादल हैं जो तेलंगाना से निचले क्षेत्र से होते हुए इंदौर आए हैं। तो आज शाम को भी बारिश है और आज बॉम्बे में भी ज़ोरदार बारिश हो रही है। कुछ आज भारी बारिश है बॉम्बे में और उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों तक लगातार अब मध्य प्रदेश में मानसून का दौर दिखाई देने लगा। 6 इंच का कोटा है जून का। उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि इस महीने का पहले जून का कोटा तो पूरा हो ही जाए, क्योंकि हम वैसे भी बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी में पिछड़ गए हैं। फसलें लेट हो गई हैं, 50% फसलें बहुत देर हो चुकी है उसमें। उन पर भी बात करें, कुछ पहले पेज की खबरों की बात भी करेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय खबरों। और हम सबसे पहले आज अग्निबाण खबरों से बात शुरू कर रहे हैं हम। तो अग्निबाण खबरों में आज एक खबर है, इसके पहले भी एक खबर है क्या, एक मिनट, सॉरी, यस। अंततः चिंटू चौकसे प्रतिपक्ष नेता से मुक्त हो गए। चिंटू चौकसे के प्रतिपक्ष नेता से मुक्त होने के बाद में प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है वो सुनीला बेमरोट है ना, सोनीला बेमरोट के पास चली गई है। और ये पिछले बहुत लंबे समय से खींचतान चल रही थी। खुद दिग्विजय सिंह जी बोल चुके थे कि जब पूरे संगठन में एक व्यक्ति एक पद का मामला है तो फिर चिंटू चौक से 2 पदों पे क्यों रहे। और ये बहुत समय से खींचतान भी दिख रही थी। तो अंदाज तो लग रहा था किसी एक पद से जाना तय है, पर जल्दी हो गई या देर हो गई इस पर समय के साथ बात करेंगे। पर कुल मिला के हो गया कि अब ये फैसला फाइनल हो गया। हालांकि उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष को लेकर बवाल जरूर हुआ, नई नियुक्ति को लेकर इस्तीफों और उनके दौर की बात कही जा रही है। क्या साहब ये पूरा जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर जो बवाल मचा है इसको इसकी पीछे के जो 2 वजह जो सबसे महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पहली वजह तो ये है कि अनुभवी पार्षदों को नकार कर आपने नवी नवेली पहली बार की पार्षद को अपना नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी थमा दी। दूसरी बात अगर की जाए तो पार्षदों से रायशुमारी नहीं की गई। जो इस इंदौर शहर में 2-2, 3-3, 4-4 बार से पार्षद बन रहे हैं, कांग्रेस का अनुभव रखते हैं, उनसे पूछा तक नहीं गया और जीतू पटवारी ने अपना फैसला सौंप दिया गया। अब बात वही आ रही है कि जीतू पटवारी ने फैसला तो सौंप दिया, उससे कोई धड़ा तैयार नहीं है, राजी नहीं है। जीतू बदलाव की अगर मैं बात कर लूँ, एक व्यक्ति एक पद की बात जिस दिन चिंटू चौकसे को शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी तभी तय कर दिया था कि वे दोनों पदों पर कायम रहेंगे। 4.5 साल में बात कर लेते हैं, करीबन 4-4.5 साल जो है नगर निगम में पूरे होने को आए हैं कांग्रेस पार्षदों को। चिंटू चौकसे ने एक अच्छा नेटवर्क खड़ा कर दिया, कांग्रेस को विपक्ष में एक मजबूती के साथ खड़ा किया था। और जो लोग चिंटू चौकसे के साथ शुरुआत में नहीं खड़े हुए थे वे भी धीरे धीरे चिंटू चौकसे के साथ आ गए थे। और एक कांग्रेस एक बड़ी ताकत के साथ में कम पार्षदों की संख्या के बाद भी विपक्ष में एक अच्छी भूमिका निभा रही थी। अचानक क्या हुआ, 6 महीने बाद वैसे भी नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, नगर निगम चुनाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे में चिंटू चौकसे को इन वक्त पर हटाना मुझे लगता है कांग्रेस की एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। जो एक कांग्रेस ने मजबूती से विपक्ष का जो संगठन खड़ा किया था वो आखिरी में जाते जाते कमज़ोर हो जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। फिर बात यही आ रही है कि जो लोग नाराज़ हैं, आपने सोनीला बेमरोट को अध्यक्ष बनाया। विषय सोनीला बेमरोट से दिक्कत नहीं, विषय यह है कि आपने अनुभवी पार्षदों को नज़रअंदाज करके, अब आपको किसी महिला को पार्षद नेता प्रतिपक्ष बनाता था, विनीता दीपू यादव जो है पिछड़ा वर्ग से आती है और सीनियर पार्षद है, उन्हें मौका दिया जा सकता, और भी पार्षद है जिन्हें मौका दिया जा सकता। पर बात वही आ रही है कि जीतू पटवारी ने अपने शहर में अपनी मनमानी करने की जो कोशिश की वो कांग्रेस पे भारी पड़ती दिखाई देगी और इसके नतीजे जो हैं आपको आने वाले नगर निगम चुनाव में दिखाई देंगे। जीतू पटवारी की खुद की नियुक्ति भी ठीक इसी प्रकार से हो गई थी कांग्रेस में, और उसको लेकर भी भारी विरोध होने लगा था अपने आप ही। जीतू पटवारी जन नेता नहीं हो सकते। एक 4 बार का जीता हुआ नेता और 1 बार के जीते हुए नेता में बहुत फ़र्क होता है। वे लगातार जो लोग जीत रहे हैं, क्षेत्र में अपना वजूद बनाए हुए हैं, सबसे पहले उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को फिर से सोचना चाहिए, नहीं तो अच्छी बाजी जो है कांग्रेस के यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुनीला बेमरोट को भी बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं है और वो संगठन को एक जाजम पे लाने की स्थिति में भी वहाँ खड़ी नहीं हो पाएंगे। बोलना और संगठन चलाने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये तो खबर थी, एक राजनीतिक खबर थी। इसके बाद में जो है एक खबर और है जिस पर हम बात करेंगे। निगम में बड़ा कारनामा हो गया, फिर संपत्ति खर्च। अभी पिछले दिनों एक का मामला हुआ ही था कि नकली रजिस्ट्री लगा के उसका पूरा प्लाट जो है बेच बाज दिया। उसके बाद में जब हल्ला मचा तो कार्रवाई करके किसी को एक को बलि चढ़ाने के बाद में उसके अंदर अंततः ये हुआ कि वापस नए नियम बना दिए गए। अब एक और नगर निगम में बड़े चमत्कार होते रहते हैं, रोज़ एक खबर नगर निगम की हेरा फेरी मिल जाती है। तो नगर निगम में फिर बड़ा कारनामा, संपत्ति कर के खाते संपत्ति के जो मालिक हैं
वो पूरे बदल दिए गए। थोड़े बहुत खातों की नहीं, 350 खातों की शिकायत बताई जा रही है। क्या है साहब ये? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि नगर निगम में जो अवैध कॉलोनियों के नामांतरण पर रोक लगी हुई है। रजिस्ट्री वाले खातों पर तो नामांतरण जो तरीके से होता है, प्रक्रिया के तहत होता है। जो अवैध कॉलोनियाँ, उनकी जो नोटरी पे जो प्लॉट चल रहे हैं उनका नामांतरण नहीं किया जाता, इस पर रोक लगी हुई हैगी। पर नगर निगम के जादूगरों ने, मुख्यालय के जादूगरों ने, राजस्व विभाग के वहीं के उपायुक्त पे आईडी से जो 340 खातों में जो उसके मालिक बदल दिए गए हैं। कई जगह तो ऐसा कर दिया है कि जो मौजूदा मालिक है उसको ही बदल दिया गया है। उसी से ये पूरी बात का खुलासा हुआ है। महालक्ष्मी नगर का मामला भी हमने देखा ही था कि फर्जी रजिस्ट्री लगाकर खाते खोल दिए गए थे। वहाँ तो रजिस्ट्री लगाई गई थी, यहाँ तो सिर्फ नोटरी पर ही मालिक बदल दिए गए हैं और किसी को खबर तक नहीं होने दिया और कोई दस्तावेज नहीं लिए गए हैं। ये इस प्रकार का बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे आपने संविदा में नियुक्त किए रखे हो, जिनको आपने नंबर दे रखे हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? तो ये इनके जो खाते ट्रांसफ़र किससे होते हैं? खाते तो उसके जो नामांतरण जो होगा, जब तक नाम चेंज नहीं होगा वो ट्रांसफ़र संभव ही नहीं है। अगर आपको लिए सारे दस्तावेज लगते हैं, एक प्रक्रिया है पूरी उसके अंदर नामांतरण की। आप जाहिर सूचना जाती है अखबार में, उसके बाद नाम बदले जाते हैं। हाँ, तो ये बिना जाहिर सूचना के भी काम हो सकता है नगर निगम अपन ऐसा मान लें, अगर ये सब हो रहा है तो। एक और खबर, हम प्रभात खबर की बात कर रहे हैं। पानी गंदा किया, कार्यक्रम बंद करने की नोटिस मिला। सेप्टिक टैंक की जांच को लेकर मेड़तवाल धर्मशाला पहुंचे थे। मेड़तवाल धर्मशाला पहुंचे थे, कहाँ पे है मेड़तवाल? छोटा बांगरतला रोड पर, रोड पे। क्या है मामला ये? यहाँ पे बात कर ले सेफ्टी। यहाँ की जो धर्मशाला है उसके अंदर जो कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम से जो गंदगी निकलती है या सीवरेज जो होता है वो बहने की वजह से आसपास की जो बोरिंगों में कार्यक्रम बंद करना पड़ा, क्योंकि लोगों के गंदा पानी चला गया था और ये लंबे समय से शिकायत हो रही थी। अब जाकर जो प्रशासन जागा है और धर्मशाला की जाँच करने पहुँचाएगा। वाह! इसके पहले आपको बता दूँ कि नया पूरे स्नेलतागंज में ड्रेनेज पूरी चौक हो रही थी, बहुत शिकायत आ रही थी। ढूंढते ढांढते 10 दिन तक ये काम चला और 10 दिन बाद पता चला कि नयापुरा में जो जमात खाना बना हुआ है, वो जो खाने का कचरा जो भी बचता था वो सारा का सारा जो है वो जमात खाने के उससे ड्रेनेज से बहा देते थे। तो परिणाम ये हुआ कि पूरी ड्रेनेज जो है चौक मिली, तो उसके कारण सब जगह 25,000 पे जुर्माना लगाया था और उसके बाद में वहाँ पर सब सेफ्टी की व्यवस्था लगाई गई थी। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार के कामों को लेकर। हम पत्रिका खबर की बात कर लें। पत्रिका खबर में एक खबर इस पर हम बात करना चाहेंगे। एक तो ये भी नगर निगम का ही खेल है। डीम्ड नक्शों का खेल उजागर हो गया। 32 मकान मालिकों और 27 इंजीनियरों को नोटिस जारी हुएंगे। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में सामने पाया गया कि जो नक्शों का भी खेल किस प्रकार से नगर निगम में होता है, ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। वैसे भी नगर निगम बहुत कुछ होता है। क्या सर? जी बिल्कुल, लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने एक सुविधा शुरू की थी कि 2000 स्क्वायर फीट तक के जिनके प्लाट है उनके नक्शे के लिए अब उन्हें नगर निगम में दौड़भाग नहीं करनी है। अपने इंजीनियर से नक्शा लगवाना है जो नगर निगम से अधिकृत है और वे डीम्ड में, मतलब वे अपने खुद के बिहार पर जो है नक्शे पास कर सकते हैं। तो 2000 स्क्वायर फीट तक के नक्शे जो है पास करने का अधिकार मिल गया। आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने ऐसा खेल मचाया कि कहीं पे कम फीस भरा दी गई, कहीं पर परमिशन कुछ और करा दी गई। इस तरीके से इतनी परमिशनें करा दी कि नगर निगम की नींद तब खुली जब सब कुछ हो गया। वही वैसा ही रहा ये जिस तरीके से नामांतरण वाला मामला हुआ है। अब हम दोपहर खबरों की बात करें। दोपहर के पहले पेज खबरों की हम बाद में बात करेंगे। एक तो दो एक खबरें जिस पर हम बात करेंगे। पिछले दिनों अगर आपने याद हो, लोकायुक्त का एक मामला सामने आया था कि पुराने IPS संजय चौधरी पुराने IPS वन विभाग में प्रतिनियुक्ति में भी थे ये, और इनके लोकायुक्त का छापा पड़ा था। 7 प्लाट निकले थे, 5 किलो चांदी निकली थी, आधा किलो सोना निकला था, 13 बैंक खाते निकले थे, 5 लाख नगद निकले थे। और ये कौन से हैं? जो इंदौर में एक बार तेंदुआ ने हमला कर दिया था, एक मकान में घुस गया था, तो उसको निकालने वन विभाग की जो टीम पहुंची थी, तो तेंदुआ जैसे ही घर से बाहर निकला था तो उन्होंने सीधा हमला इनके ऊपर करते हुए भाग गया था पहुँचे। तो उसके बाद ये बहुचर्चित नाम रहा वन विभाग में। और उसके बाद में लोकायुक्त ने फिर अगली बार शिकार करने की कोशिश की, पर दोनों बार वो जो है क्लीन चिट लेके बाहर आ गए निकल के। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई। बड़ा चौंकाने वाली बात है कि इतनी जांच करने जब टीम पहुंचती है तब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि तनख्वाह के हिसाब से तो इतना संपत्ति होनी चाहिए, मौके पर इतनी मिल गई है, इतना पैसा मिल गया है। पर जब बात आती है उस पर कार्रवाई करने की, उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की, तब क्लीन चिट दे दी जाती है। तो ये भी मुझे लगता है कि ये भी लोकायुक्त का एक बड़ा ही, मुझे लगता है, छापे से बढ़कर जो है कारनामा। एक और खबर में बात कर ले रहे हैं हम दोपहर की। ये तो इंदौर से जितनी अंतर्राज्यीय बसें चलती हैं, जो खासकर इंदौर से 400 से 450 बसें रोज़ शाम को छूटती हैं, जो इंदौर शहर के बाहर आपको एक से एक 5 सितारा बसें देखने को मिलती हैं, वो तो हैं ही बसें। और बहुत सारी बसें जो हैं जिनकी छतों का उपयोग ट्रक की तरह किया जाता है, मतलब 5 से 6 टन माल उनकी छतों पर लगता है। इसके अलावा नीचे डिग्गियों में भी अलग अलग जगह बना करके अधिक से अधिक लगेज पार्सल इस पर ढोया जाता है। इन जो जितनी बसें, इनकी कोई जाँच नहीं है।
आरटीओ के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो, कहते अंतर्राज्यीय बसों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जब कलेक्टर कार्रवाई करने का बोलते हैं तब हम इसकी जांच करते हैं, नहीं तो हमारे पास में इसका कोई। सब अलग अलग अंतर जो बसें हैं ये दिन इंदौर से बॉम्बे चल रही हैं, पर परमिट इनका जो है अंतर्राज्यीय होता है। ये इसमें सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि एक ही परमिट पर अगर एक बस जाती है, देश भर के लिए परमिट हो उसको, तो उसका राउंड अप होना चाहिए। ये हर दिन चलती है एक ही परमिट पर। अगर इंदौर मुंबई चल रही तो एक ही परमिट में, नेशनल परमिट में रोज़ गाड़ियाँ दबाई जाती हैं और इसको लेकर बहुत बड़ा खेल होता है। पर सबसे बड़ा मामला ये है कि इंदौर में इनको लेकर कोई रिकॉर्ड किसी के पास अगर नहीं है, अपने सॉरी अपना APS सॉरी RTO के पास में नहीं है, जो आपको ये बता पाए कि इंदौर में इन बसों की देख रेख, इनकी जांच, इसके बाद में इनका क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ा मामला है। ये क्या साहब? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कहा जाता है कि 6,000 रुपये में एक परमिट बनता है जो एक महीने के लिए होता है। उस परमिट के सहारे आप पूरे देश के किसी भी राज्य में कहीं भी आप बस चला सकते हैंगे। इसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको रोज़ चला दें, पर RTO के जो बात कर लें, जो सूरमा लोग हैं, जो कोई त्यौहार आता है, जब जेब भरनी होती है या कोई लक्ष्य पूरा करना होता है, तब तो उन्हें बसें दिखाई जाती, बाकी उन्हें रतौंधी हो जाती हैगी। ये बसें रोज़ाना एक ही रूट पर दौड़ती है। रोज़ाना इंदौर मुंबई चल रही है, रोज़ाना इंदौर पुणे चल रही है, इंदौर जयपुर चल रही है, इंदौर अहमदाबाद चल रही है। इन्हें ये दिखाई नहीं देती कि इन्हें जो परमिट मिला उस परमिट में ये नहीं है कि वो रोज़ाना एक ही रूट पर चलेगी। उससे ये है कि वो किसी भी राज्य में जा सकती है, पर रोज चल रही है तो इन्हें दिखाई नहीं देता कि वो कौन से परमिट पे चल रही है। पर कच्छ नहीं, सबका काम चल रहा है। अब आप बात की आपने लगेज की, तो बस वालों का कहना है कि उनका जो खर्चा है बस का पूरा आवन जावन का, वो पूरा लगेज से निकलता हैगा। यात्रियों के से जो जितनी टिकट बुकिंग होती है वो तो उनका अलग से मुनाफा रहता हैगा। तो कुल मिलाकर ये है कि सबको सब पता है, RTO को भी सब पता है, बस वालों को भी सब पता है, और ढील पोल ये यहीं से निकाली गई है। और फिर बात कर लेते हैं MP के में जितनी बसें चल रही है, आप इंदौर में जितनी बसें चल रही है वे कितनी इंदौर पासिंग है, ज़रा उसकी भी जाँच कर लीजिए। इंदौर जहाज पासिंग बसें ही नहीं है, बसें सारी दूसरे राज्यों से पासिंग कराकर इंदौर में चलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ टैक्स कम लगता हैगा। मेघालय की बसें इंदौर में चलती हैं, आसाम की बसें इंदौर में चलती हैं, वहाँ टैक्स कम लगता है। पर सबको सब पता है, एक लाइन में शेखर जी इनका सबको सब पता है। तो आपको नहीं पता हो तो आपको भी आज से मालूम पड़ जाना चाहिए कि क्या है पूरा मामला। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। एक तो बड़ा मामला ये है, एक बार फिर लोकसभा में परिसीमन बिल को लाने को लेकर तैयारी हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ सूत्र हैं जो सरकार के, उन्होंने दावा किया है कि 20 तृणमूल कांग्रेस के और 6 शिवसेना के आने के बाद में केवल 13 सांसद कम हैं, वो भी सत्र 5 या 6 तारीख को बुलाया जाना है, 6 जुलाई के लगभग। उसके पहले वो भी तोड़फोड़ करके पूरे कर लिए जाएंगे। मतलब सारा का सारा क्लियर करके उसको बिल को लाया जा रहा है, पूरी तैयारी की गई है बल्क में इसको लेकर। ये परिसीमन बिल जो है ये अगर हो जाएगा, 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब 360 सीटें चाहिए आपको 2/3 बहुमत के आधार पे। अगर ये नहीं मिली तो ये बिल फिर गिरेगा। पर इस बार भाजपा की पूरी तैयारी है, और इसी के साथ में वन इलेक्शन का जो समय हैगा जो उसके लिए तैयारी की गई हैगी। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि दिसंबर में जो 5 राज्यों के चुनाव होना है, उसी के साथ कुछ और राज्यों के चुनाव कराने के साथ लोकसभा का चुनाव भी, मध्यावधि चुनाव करा लिया जाए, तो इसके संकेत भी अब मिलने लगे हैं। अगर परिसीमन बिल पास हो गया तो फिर आप मान के चलिए कि आपको जनवरी-फरवरी के लगभग लोकसभा चुनाव के साथ में 5 से 8 राज्यों के चुनाव होते हुए भी दिखेंगे। एक खबर बड़ी थी, हमने कहा आपको बता दें, आज चांदी ने ज़बरदस्त गोद लगाया। चांदी और सोने ने केवल अस्थिरता के कारण जो भी स्थितियाँ बन रही है पूरे उसमें देश विश्व में, उसको लेकर तो चांदी 7,000 रुपये तक टूट गई और सोना 1,500 रुपये तक टूट गया है। ये अपने आप बहुत लंबे समय बाद लगातार गिर रहा है सोना और चांदी। एक खबर और राम मंदिर से बता देते हैं, हम आपको रोज़ राम मंदिर का अपग्रेड दे देते हैं कि राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा मामला और खुलासा हुआ है सामने। हालांकि SIT ने अपनी रिपोर्ट पूरी कंप्लीट कर ली है, आज वो सौंपने वाले हैं शायद योगी आदित्यनाथ को, और उसके अंदर वो बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। पर किसी को भी उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला 100-200 करोड़ का नहीं है, मामला 1300-1400 करोड़ के पार जा रहा है। वहीं सिंधी एसोसिएशन सेवा समिति है जो बॉम्बे में इसका मुख्यालय है, उनने भी एक दावा किया है, उनके अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट के जो हमने बोले सारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मिल के, चूँकि मंदिर का मामला था तो हमने 200 ईंटें 1-1 किलो की चांदी की दी थी, जिसपे झूलेलाल जी का, भगवान झूलेलाल जी का चित्र बना हुआ था, और ये 1-1 किलो के ईंटें थे, और ये सारी ईंटें चंपत राय को दी थी।
तो चंपत राय ने ये कहा उस समय पर कि हम आपके रसीद अभी नहीं देंगे, हम इसकी जांच करा लें, अगर 100 टन छोकी खरी तो हम आपको इसकी रसीद बाद में भिजवा देंगे। उन्होंने भी यही कहा कि हमारी 100 ईंटें कहाँ लगी हैं, किस जगह उपयोग हुआ है, जबकि हमको कहा गया था कि जब ये लगेगी इसमें 1 किलो सोने की ईंट भी है। तो उन्होंने कहा ये सब जब लगेगी तब हम आपको बताएंगे, पर कहीं पर आज तक उनको कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा जहाँ जहाँ से भी जेवर जब्त हुए हैं, जिन जिन लोगों के यहाँ से, उन सब लोगों को कहा गया है कि आप लोग अभी अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। साथ ही जो बैंक कर्मी थे जो साथ में रुपए गिन रहे थे, मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि इस घोटाले में बैंक कर्मी भी शामिल पाए गए हैं, उन सबको हटा दिया गया है, उनकी नौकरी पे तो नहीं आई है। पर अब ये मामला रिपोर्ट जो है, अब शायद प्रधानमंत्री कार्यालय से जब भी संकेत मिलेगा तो आगे इस पर कार्रवाई होगी। हम और आप उसका इंतज़ार करेंगे कि आगे क्या होना है। तो ये थी खबरें जो हमने आपको बताई, ये शहर से जुड़ी हुई खबरें, इंदौर से जुड़ी हुई खबरें थी। हमारा आग्रह, इस कार्यक्रम को लाइक करिए, लिंक जरूर अपने मित्रों तक पहुंचाइए, तो आपको शहर की वो खबरें मिल पाएगी जिन खबरों को लेकर आपको अलग अलग अखबार ढूंढने पड़ते हैं। हम चुनिंदा खबर आपके सामने लाते हैं जो इस शहर से जुड़ी हुई खबरें, शहर की समस्याओं को लेकर और शहर में आज क्या हो रहा है, हम ये सारा आपको बता देते हैं। बाकी सब सामान्य खबरें होती हैं, उस पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।